एक दिन रोहित देर रात बिरान हाईवे से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ भी नहीं खाया था और वो भूखे पेट ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। बहुत देर भूखे रहने के कारण अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाना ही तलाश रही थी। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान भी रखना मुश्किल होने लगी। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल, ढाबा सब खोज लिया, पर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर उसे ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, कुलचे छोले, दाल मखनी या फिर मस्त लस्सी लेकर आऊं? चाचा जी, बस खाना दे दो, जो सबसे अच्छा बना हो। और फिर ढाबे के मालिक ने नौकर को खाना परोसने भेजा। नौकर खाना लेकर गया, रोहित के सामने खाना रखा और वापस जाने लगा कि तभी रोहित ने उसे आवाज दी, अरे सुनो वेटर, पानी भी दे जाना यार। नौकर बिना पीछे मुड़े अपनी गर्दन उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। ये देखकर ही रोहित के तो होश उड़ गए। फिर उसने ढाबे पर नजर घुमाई। ढाबा पूरा खाली था, बस मालिक और नौकर थे वहाँ। टेबल और कुर्सियाँ एकदम गंदी, कमरे में भी मकड़ियों के जालों ने कब्जा कर रखा था। रोहित बहुत डर गया। ये सब ढाबे का मालिक देख रहा था। फिर वो मालिक रोहित के पास आकर बोलता है, देखो बेटा, डरो नहीं, ये ढाबा भूतिया नहीं है। ये तो बस सोहन है ना, हर बार का नाटक होता है इसका। असल में ये योगा बहुत ज्यादा करता है, तो इसकी गर्दन लचीली है। और देखो, आज फिर तुम्हें डरा दिया। इसको निकाल भी नहीं सकते ना, यहाँ वीरान जंगल में कोई जाता भी नहीं काम करने। बाकी ये टेबल गंदा है, क्योंकि लोग ज्यादा यहाँ आ नहीं रहे हैं। हालांकि लोग कह जरूर है कि इस रास्ते पर होटल और ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं। गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए निकल जाती हैं। ढाबा मालिक के ये बात कहने के बाद अब जाकर रोहित की जान में जान आई और वो बिना कुछ बोले खाने पर टूट पड़ा। एक ही बार में उसने दाल मखनी, पनीर, कुलचे छोले और मस्त लस्सी सब कुछ चट कर लिया। फिर रोहित को नींद आने लगी। इतने में ढाबे का मालिक खुद ही बोल उठा, अरे साहब, अभी रुक जाओ, सुबह जाना। रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? क्या ये रास्ता सेफ नहीं है? नहीं साहब, आगे उससे भी ज्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर लोग कम आते हैं। वो इसलिए कम आते हैं क्योंकि ये रास्ता भूतिया है। महज 10% लोग ही यहाँ से निकल पाते हैं, बाकी बेमौत मारे जाते हैं। इस रास्ते में क्या है ऐसा? आगे 50 किलोमीटर के बाद एक बड़ा सा ढाबा पड़ेगा। वो असल में कोई ढाबा नहीं है, वो बस कुछ भूतों का बनाया हुआ ब्रह्म जाल है। कहते हैं कि बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। उस ढाबे में उस ढाबे वाले की पत्नी और उसकी एक जवान बेटी थी। वो लोग खुद ढाबे का संचालन करते थे। करीब रात के 2 बजे कुछ लड़के वहाँ आए और उन्होंने खाना मंगाया। जब परोसने के लिए लड़की आई, फिर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने उस लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया और उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की, मगर लड़की ने टेबल पर रखे चाकू से आत्महत्या कर ली। ये उसके माता पिता नहीं देख सके। उन्होंने भी ढाबे पर ही अपनी खुदकुशी कर ली। ये देख वो लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला, तो आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया गया।
तब से आज तक वो ढाबे में उसके माता पिता और वो लड़की उन दोनों लड़कों का इंतजार कर रहे हैं और हर लड़के को रोककर वो उस ढाबे में ले जाते हैं और उन्हें वही चाकू से मार देते हैं और फिर ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। रोहित को ये सुनते सुनते नींद आ गई। वो टेबल पर ही सो गया। फिर ढाबा मालिक ने एक शॉल लाकर उसके ऊपर डाला और खुद उधर जाकर सो गया। रोहित सीधा सुबह ही उठा। वो ताजा हुआ और नाश्ता किया, फिर अपनी राह पर चल दिया। मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? मैं तो उस ढाबे की मालिक की बात सुन रहा था। इतनी बोरियत तो नहीं थी, कहीं कुछ गड़बड़ है शायद। क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो ढाबे तो सच में वीरान पड़े हैं। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई। एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी। फिर उसने देखा कि ट्रैक्टर और ट्रक्स के चक्के की निशान वहां क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि रोज ट्रक और ट्रैक्टर वहां खड़े रहते हों और वहां की जमीन एकदम काली थी। उसे लगा कि कोयला यहीं से लादा और उतारा जाता हो। तब उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ रहा था और उसका दिमाग भी आखिरकार पत्रकार वाला था। उसने इसका सच जानने की ठान ली। फिर वापस उसी रात वहीं आने लगा। वही ढाबा जो क्रॉसिंग के 40-45 किलोमीटर दूर था। रोहित वहां गया और बिना कुछ खाए पिए रास्ता पूछकर निकल पड़ा। तो दूसरे ढाबे के मालिक ने भी वही कहानी सुनाई और रोहित को रोकने की कोशिश की। बेटा, बड़ों की बात मानो। ये खाने लायक ढाबे नहीं है, भूतिए ढाबे हैं आगे। तुम वहाँ मत जाओ। वहाँ दिन में और रात में किसी भी समय जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ वापस लौट जाओ। चाचा जी, मैं तो नहीं रुक सकता। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपनी माँ के लिए तो सबको भूत बना सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर भूत से लड़ भी सकता हूँ। इतना कहकर रोहित अपनी कार से आगे निकल गया। वो महज 10 किलोमीटर ही चला होगा कि रास्ते में खून के निशान मिलने लगे। एक पैर आगे की तरफ जाता था और एक पैर उल्टा था। ये देखकर रोहित जरा सहम गया और फिर गाड़ी की गति और भी बढ़ा दी। कुछ दूर बाद निशान खत्म हुआ, पर यहाँ से खंबे पर लगी बत्तियां जलने बुझने लगी और फिर बुझ ही गई। और फिर गाड़ी की गति और धीमी करनी पड़ी और अचानक अंधेरे में उसके सामने बैरिकेड आ गया, जिस पर खून से लिखा था, आगे काम चल रहा है, कृपया मार्ग बदलें। आगे जाते ही मजदूर से दिखने वाले लोग हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों में हल और सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार थे। ये देखकर तो रोहित को लगा कि शायद उसे ढाबे वाले की बात मान लेनी चाहिए। उसने तुरंत गाड़ी रिवर्स की, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया हो। उसने और तेजी से चलाना शुरू किया। 1-2 किलोमीटर के बाद उसने एक ढाबा देखा अपने बगल में। वहाँ पर बहुत चहल पहल थी, काफी सारे लोग थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये ढाबा भूतिया होगा। वो वहाँ ढाबे में गया और उसके जाते ही तुरंत ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर बत्ती बुझ गई। किसी ने फोन टॉर्च ऑन किया और फिर रोहित ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। रोहित ने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग उठ रहे हैं। उसके केंद्र में एक लड़की और माता पिता हैं और आसपास कुछ लड़के हैं जिनको वो लड़की चाकू मार रही है। मगर ये देखकर ना जाने रोहित डरा नहीं। उसने मोबाइल में सब रिकॉर्ड करना चाहा, मगर पीछे से किसी ने उसके सिर में तेजी से मार दिया। वो बेहोश होने लगा, मगर उससे पहले उसने एक मोबाइल में बटन दबा दिया। आधे घंटे के अंदर वहाँ पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई। उन्होंने तुरंत रोहित को उठाया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया और वहाँ अपने टॉर्च लाइट से लोगों के खोज करने लगे।
ऊपर लोग अब भी उड़ रहे थे और रोशनी उनसे आर पार जा रही थी। न जाने कहां से एक पुलिस वाले को कमरे की स्विच मिल गई। उसने उसे ऑन किया तो सब कुछ लगा। सारे भूत गायब हो गए और वहां टेबल पे एक 3D प्रोजेक्टर रखा हुआ था। उन्होंने ये सब देखकर खोजबीन शुरू कर दिया और बहुत खोजने पर उन लोगों को वही ढाबा मालिक और उनके नौकर मिले। उनके पास से शमशान से लाए हुए कंकाल और खोपड़ियां भी बरामद हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन अस्पताल में रोहित को मीडिया वालों ने घेर रखा था। एक ने सवाल किया, सर, आपको कैसे पता चला कि ये स्कैम चल रहा है? जब मैं रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ा था तो मुझे ट्रक और ट्रैक्टरों की निशान दिखी। ऐसा लग रहा था कि वहीं से कोयला लाया और भिजवाया जा रहा है। मुझे कुछ शक हो गया। मैंने अपने दोस्त, जो कि बहुत बड़ा ऑफिसर था, उससे एक तरफ से उसकी पुलिस की टीम लाने को बोला और दूसरी तरफ मैंने अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन कर लिया। मैं जहां जहां जा रहा था, कंट्रोल रूम से सब कुछ मॉनिटर पे दिख रहा था। उधर से कोयला चोरी करते हुए ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए थे। और ये लोग इतने चालाक हैं कि लोगों को पहले ही खाने में नींद की दवाइयां दे देते हैं और अगर कोई आगे चला जाए तो उस ढाबे पर प्रोजेक्टर लगाकर लोगों को डराते थे, जिससे कोई बच नहीं पाता था। रोहित की बहादुरी के लिए सरकार उसे 1 लाख का इनाम देती है।